Very good morning, student. Today is 18/6/2020 and we will study our first classification of hydraulic motor, which is vane motor. इसका पिछले वाला जो क्लास में हम लोग हाइड्रोलिक मोटर के बारे में स्टडी किए थे और हाइड्रोलिक मोटर जो जिसको बेसिकली हम लोग रोटरी एक्चुएटर बोलते हैं, वो रोटरी एक्चुएटर किस तरीके से काम करता है, किस बेसिस में काम करता है। दूसरा चीज, रोटरी एक्चुएटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, why this type of rotary actuator is used in the hydraulic system, हाइड्रोलिक मोटर का रेटिंग क्या है, एक्चुअली रोटरी एक्चुएटर का रेटिंग क्या है, वो सारा चीज हम लोग स्टडी किए थे और क्लासिफिकेशन किए थे हाइड्रोलिक मोटर को तीन पार्ट में, वेन मोटर, गियर मोटर एंड पिस्टन मोटर। पिस्टन मोटर को फिर तीन टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किए थे, इनलाइन, बेंट एक्सिस एंड रेडियल। इनलाइन, बेंट एक्सिस एंड रेडियल, ये तीन टाइप में हम लोग फिर से डिस्ट्रीब्यूट किए। तो आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे जिसका नाम है वेन मोटर। Now, what is the meaning of vane motor here? It is a vane motor circuit diagram. Here vane motor construction diagram is given. This is my cam ring. This is my cam ring. Okay, ये जो मेरा है, ये जो सर्कल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो मेरा सर्कल है, ये मेरा है कैम रिंग। ये मेरा है रोटर, बट रोटर के साथ जो कैम रिंग का जो सेंटर है, ये सेंटर मेरा इसेंट्रिक है, राइट, कंसेंट्रिक नहीं है। कंसेंट्रिक मतलब, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंसेंट्रिक मतलब एक ही सेंटर के रिस्पेक्ट में दो सर्कल है, राइट। तब इसको हम लोग कंसेंट्रिक बोलेंगे। और इसेंट्रिक मतलब ये सर्कल का सेंटर अगर ये है तो ये सर्कल का सेंटर ये है, तो ये जो मेरा डिस्टेंस बनता है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड इसेंट्रिक डिस्टेंस और इसेंट्रिसिटी, राइट। तो यहाँ पे जो वेन मोटर में क्या होता है, वेन मोटर में जो रोटर होता है, रोटर का जो सेंटर है, वो रोटर का सेंटर मेरा एक्चुअल जो कैम रिंग है, वो कैम रिंग के साथ, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मेरा कैम रिंग है, कैम रिंग है, राइट। तो ये जो रोटर वाला पार्ट है, ये रोटर वाला पार्ट कैम रिंग का सेंटर के साथ कंसेंट्रिक नहीं है, ये रोटर वाला पार्ट कैम रिंग का सेंटर के साथ इसेंट्रिक है, राइट। तो इसेंट्रिक जब है और ये शाफ्ट लेकिन ये रोटर का सेंटर में है, ये जो मेरा शाफ्ट है जो डार्क करके बनाया गया है, ये जो मेरा शाफ्ट है, ये शाफ्ट मेरे रोटर के साथ कंसेंट्रिक है, बट ये रोटर का सेंटर, ये कैम रिंग का सेंटर के साथ इसेंट्रिक नहीं है। इसके वजह से क्या होगा, ये जो मेरा रोटर के साथ जो मेरा वेन्स कनेक्टेड है, तो ये वेन्स, इस वेन्स का बैरियर जब ये रोटेट करेगा 360 डिग्री रोटेशनल एरिया में, हमेशा एक ही जगह कवर नहीं करेगा, एक ही एरिया कवर नहीं करेगा। इसका मतलब ये वेन के टाइम पे ये अगर कम एरिया कवर कर रहा है तो दूसरा जगह पे ये वाला वेन सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। तो ये इसेंट्रिसिटी का, इसेंट्रिक होने का मतलब ही क्या है कि डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया, डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया में ये मोटर मेरा काम करता है। तो मैं आता हूं बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेन मोटर, व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ वेन मोटर। Vane motor is positive displacement motor. Positive displacement motor. Vane motor is positive displacement motor. Second, this is the basically characteristics बोल सकते हैं हम लोग। इसका characteristics ये है, first, when it is a positive displacement motor. Second, it develops an output torque. It develops an output torque. It develops an output torque at its shaft. By allowing hydraulic pressure into the vein which are extended, okay। बेसिकली जो वेन मोटर है और वेन पंप होता है, ये दोनों का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, ये दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम नहीं है। वेन मोटर, वेन पंप में क्या होता है, वेन पंप में मेरा वो वेन पंप को, मान लो ये मेरा एक वेन पंप है, राइट। तो ये वेन पंप एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ कपल रहता है, राइट। इलेक्ट्रिक मोटर जब ऑन होता है
तो मेरे इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जो शाफ्ट के वजह से कपल रहता है वो शाफ्ट क्या होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। जब ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है उस टाइम ये पंपिंग एक्शन चालू होता है। जब पंपिंग एक्शन चालू होता है मतलब पंप के अंदर सक्शन वॉल्यूम जनरेट होता है, वैक्यूम जनरेट होता है। जब सक्शन वॉल्यूम और वैक्यूम जनरेट होता है तो वो क्या करता है, टैंक से फ्लूइड इसके अंदर एंट्री करता है और एंट्री करने के बाद वो फ्लूइड क्या होता है, पुश्ड होता है। वो फ्लूइड को यहाँ पे मान लो ये गियर पंप पे, वेन पंप पे, पिस्टन पंप पे, जीरो टोट पंप पे, हेयरिंग बोन गियर पंप पे, इंटरनल एक्सटर्नल एनीबॉडी एनीथिंग राइट, कोई भी अगर पंप हो वो पंप का जो इंटरनल कंपोनेंट्स है वो क्या करता है, फ्लूइड को पुश करता है और पुश करने के बाद उसके अंदर जो हेड होता है वो हेड को इंक्रीज करता है, तो प्रेशर एनर्जी जनरेट होता है, काइनेटिक एनर्जी जनरेट होता है और उसके बाद वो पंप से डायरेक्ट फिल्टर में पंप से डायरेक्ट वो प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व, उसके बाद डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, उसके बाद वो एक्चुएटर में प्रवेश करता है। यहाँ पे जो एक्चुएटर हम लोग यूज करते हैं ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम, थोड़ा सा इमेजिन करना, जो हम लोग एक्चुएटर यूज करते हैं ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में, वहां पे हम लोग हमेशा दिखाए थे एक लीनियर एक्चुएटर जिसमें एक पिस्टन काम करता है, यहाँ पे फ्लूइड एंट्री करता है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे फ्लूइड एंट्री करेगा तो पिस्टन नीचे की तरफ आएगा। बट ये मेरा लीनियर एक्चुएटर है। बट अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं रोटरी एक्चुएटर, मतलब ठीक सेम जगह में यहाँ ये वो इनलेट होगा, यहाँ से पंप से जाके फ्लूइड प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व, वहां से डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, वहां से वो इनलेट होके इस एक्चुएटर में प्रवेश करेगा और आउटलेट होके फिर वो टैंक में वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे लीनियर एक्चुएटर के जगह पे हम लोग रोटरी एक्चुएटर जिसको हम लोग वेन मोटर यूज कर रहे हैं। तो वेन पंप के साथ वेन मोटर का ये डिफरेंस है कि वेन पंप में फ्लूइड जाके फ्लूइड यहाँ पे एंट्री करता है और वेन जो वेन्स है ये वेन्स पंप मोटर के साथ कपल होकर रहता है। वेन पंप में मोटर के वेन पंप का जो शाफ्ट है वो मोटर के साथ कपल होकर रहता है। जब मोटर ऑन होता है, इलेक्ट्रिक मोटर जब ऑन होता है तब वेन पंप का ये शाफ्ट क्या होता है, रोटेट करना शुरू करता है। तो ये वेन्स भी सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के दौरान रोटेट करना शुरू करता है। सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के दौरान ये जो कैमरिंग के साथ ये वेन का जो एक पॉजिटिव सीलिंग होता है और टाइट करके रखता है, फ्लूइड यहाँ पे एंट्री करता है, फ्लूइड कंप्रेस्ड होता है, पुश्ड होता है, पावर गेन करके निकल जाता है। ये वेन पंप का वर्किंग प्रिंसिपल है। वेन मोटर में क्या होता है, फ्लूइड जब यहाँ पे एंट्री किया वो फ्लूइड यहाँ इस एरिया में स्टोर होना शुरू करेगा। जब स्टोर होना शुरू करेगा वो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा, ये फिर रोटेट करना शुरू करेगा। जब ये रोटेट करेगा तो ये इस एरिया में प्रेशर ड्रॉप होगा। फिर ये पंप फिर ये वेन जब यहाँ पे आएगा और भी फ्लूइड में एंट्री करना शुरू करेगा, तब वो ये वेन इस एरिया में आएगा तो ये यहाँ का जो फ्लूइड होगा इस वेन में प्रेशर क्रिएट करेगा। इस तरीके से कंटिन्यूअस वेन का मोशन आते आते यहाँ पे भी इनलेट हो रहा है, यहाँ पे भी इनलेट हो रहा है, तो ऑपोजिट इनलेट हो रहा है, मतलब दोनों साइड से मेरा फ्लूइड एंट्री कर रहा है, जिसकी वजह से वेन्स के ऊपर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रेशर क्रिएट करना पड़ रहा है और ये वेन रोटेट करना शुरू करेगा एक सर्टेन टाइम बाद। जब मैक्सिमम प्रेशर क्रॉस हो जाएगा वेन क्या करेगा, रोटेट करना शुरू करेगा। जब वेन रोटेट करेगा तब ये शाफ्ट रोटेट होगा और ये शाफ्ट रोटेट होगा तो शाफ्ट के साथ जो मुझे लिफ्टिंग जो एप्लीकेशन में मैं ये एक्चुएटर को मैं यूज कर रहा हूं वो एप्लीकेशन मेरा काम करेगा, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली शाफ्ट को फ्लूइड रोटेट कर रहा है, बट पंप में क्या होता है, पंप में मेरा फ्लूइड वेन्स फ्लूइड को रोटेट करता है, राइट। वेन्स फ्लूइड को रोटेट करता है बट यहाँ पे फ्लूइड वेन्स को रोटेट कर रहा है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रोटरी एक्चुएटर एंड द पंप, राइट। तो सेकंड पॉइंट क्या है, डेवलप्स एन आउटपुट टॉर्क एट इट्स शाफ्ट बाय अलोइंग हाइड्रोलिक प्रेशर। जब फ्लूइड एंट्री करेगा हाइड्रोलिक प्रेशर जनरेट करेगा तो मेरा एक शाफ्ट के ऊपर आउटपुट टॉर्क आएगा, शाफ्ट के ऊपर एक प्रेशर आएगा, वेन्स के ऊपर प्रेशर आएगा, वेन्स रोटेट करेगा तो शाफ्ट के अंदर एक टर्निंग मोमेंट आएगा, टर्निंग मोमेंट आएगा तो शाफ्ट रोटेट करना शुरू करेगा, शाफ्ट रोटेट करेगा तो वो हाइड्रोलिक एनर्जी मेरा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो these two points are very important for the characteristics of the vane motor. First of all, it is a positive displacement motor. Why what is positive displacement? Because the fluid is entered into the vane motor and ये basically veins को क्या करता है, एक डिस्प्लेसमेंट देता है जो मेरा बेसिकली पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि अगर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो प्रेशर मेरा बढ़ेगा नहीं, तो प्रेशर बढ़ रहा है इसका मतलब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मोटर। एंड सेकंड वन, इट डेवलप्स एन आउटपुट टॉर्क एट इट्स शाफ्ट by allowing hydraulic pressure to the vein which are extended। मतलब फ्लूइड क्या कर रहा है, ये एंट्री करने देता है और ये शाफ्ट वेन्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, तो वेन्स रोटेट करना शुरू करता है तो शाफ्ट के ऊपर शाफ्ट का टर्निंग टॉर्क जनरेट होता है शाफ्ट के ऊपर और शाफ्ट रोटेट करना शुरू करता है, शाफ्ट रोटेट करता है तो जो शाफ्ट जिसके साथ जो एप्लीकेशन में कनेक्टेड है, जो रोटरी एक्चुएटर, ये रोटरी एक्चुएटर जो एप्लीकेशन में कनेक्टेड है वो एप्लीकेशन काम करना शुरू करता है। तो ये वेन मोटर का मेन दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। नाउ what is the theory part?
व्हाट इज द थ्योरी पार्ट? थ्योरी पार्ट में क्या बोला जा रहा है कि हर एक हाइड्रोलिक मोटर क्या होता है कि ऑपरेट होता है सम अमाउंट ऑफ इम्बैलेंस के वजह से। हर एक हाइड्रोलिक मोटर ऑपरेट होता है कुछ कुछ अमाउंट ऑफ इम्बैलेंस की वजह से। इम्बैलेंस मतलब यहाँ पे अभी ये सिस्टम में एक इनलेट है, सॉरी एक इनलेट और दो इनलेट है, एक इनलेट दो इनलेट और दो आउटलेट है, इधर एक आउटलेट इधर एक आउटलेट। अगर ये साइड में ये यहाँ पे अगर एक ही इनलेट रहता है और एक ही आउटलेट रहता है, ये इनलेट और ये आउटलेट अगर नहीं रहता, ठीक है, अगर एक ही इनलेट और एक ही आउटलेट रहता है, इसका मतलब क्या है, फ्लूइड प्रेशर में, फ्लूइड फोर्स में या प्रेशर में जो भी बोलो वो इसके अंदर एंट्री करेगा और ये वेन को रोटेट करने की कोशिश करेगा, वेन रोटेट होगा तो यहाँ से वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसकी वजह से एक इंबैलेंस क्रिएट हो सकता है क्योंकि एक साइड से पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक साइड से वो मोटर क्या हो रहा है, मोटर का चेंबर खाली हो जा रहा है। एक साइड से मोटर का चेंबर भर रहा है, एक साइड से मोटर का चेंबर खाली हो जा रहा है, जिसकी वजह से इस बार ये वाला साइड मोटर का एक साइड क्या होता है भारी हो जाता है, मतलब मोटर का एक साइड वाला चेंबर पूरा वॉल्यूम फुल रहता है, एक साइड वाला चेंबर का आउटलेट पर थोड़ा हल्का हो जाता है। इसकी वजह से शाफ्ट का जो मोशन होता है वो शाफ्ट का मोशन एक सेंटर वाइज नहीं होता है, वो क्या होता है थोड़ा सा वाइब्रेट करके मोशन होता है, जिसकी वजह से वो इसको हम लोग बोलते हैं कि इम्बैलेंस। ये इम्बैलेंस की वजह से बेसिकली ये मोटर काम करता है। लेकिन इस तरीके का वेन मोटर में हम लोग क्या करता है, वेन मोटर में imbalance is caused by the difference in vein area exposed to the hydraulic energy। ये जो imbalance कहां से होता है, देखो यहाँ पे अगर ड्राइंग को तुम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो वेन का जो एरिया है, ये वेन का एरिया तुम समझ लो कितना लंबा है, ये वेन का एरिया उससे ज्यादा लंबा है, ये वेन का एरिया छोटा है, ये वेन का एरिया उससे ज्यादा छोटा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो imbalance जनरेट किया जा रहा है वो वेन्स का एरिया के वजह से, वेन्स का डिफरेंट वेन्स का एरिया के वजह से एक इंबैलेंस जनरेट हो रहा है। इसका मतलब है मान लो यहाँ पे जो मेरा फ्लूइड रहेगा वो फ्लूइड का पावर ज्यादा रहेगा या यहाँ पे मतलब प्रेशर ज्यादा रहेगा, या यहाँ पे जो फ्लूइड भर्ती रहेगा वहां का प्रेशर ज्यादा रहेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे जो फ्लूइड रहेगा क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है मतलब प्रेशर मेरा ज्यादा होगा, ज्यादा अमाउंट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है तो ऑब्वियसली वो वेन के ऊपर ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे कम अमाउंट ऑफ फ्लूइड है तो इसलिए ऑब्वियसली कम अमाउंट ऑफ प्रेशर जनरेट कर रहा है। तो इसको बैलेंस करने, ये इंबैलेंस की वजह से वेन जनरेट होता है, बट ये इंबैलेंस की वजह से मेरे शाफ्ट का टर्निंग मोमेंट में कोई इशू ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दो इनलेट रखते हैं, एक इनलेट दो इनलेट और दो आउटलेट रखते हैं ताकि दो इनलेट से मेरा फ्लूइड एंट्री करे और दो आउटलेट से मेरा फ्लूइड बाहर चल जाए, ठीक है। तो ये वेन्स का डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया की वजह से हम लोग इंबैलेंस क्रिएट करते हैं वेन मोटर्स के अंदर और ये हाइड्रोलिक एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन प्रेशर ऑयल एंटर्स एट द इनलेट, जब ऑयल जो है मेरा फ्लूइड जो प्रेशर लेके इनलेट में एंट्री करता है उस टाइम क्या होता है, द यूनिक एरिया ऑफ द वेन्स, मतलब ये वेन्स का एरिया है, ये एरिया है, ये मेरा वेन्स का एरिया है, ये मेरा वेन्स का एरिया है। तो डेवलपमेंट ऑफ टॉर्क इन द मोटर शाफ्ट, जब ये मेरा एंट्री करता है प्रेशर लेके तो वो क्या करता है वेन के ऊपर, यहाँ पे एंट्री कर दिया बाबू, यहाँ पे देखो एंट्री हो गया, जब यहाँ पे एंट्री हो गया तो वो वेन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, वेन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा तो ये वेन क्या होगा, ये वेन इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। जब ये वेन यहाँ से लेकर इस पोजीशन में आएगा, थोड़ा ध्यान देना सब लोग, राइट, ये वेन जब यहाँ पे इनलेट से फ्लूइड मेरा एंट्री कर रहा है, राइट, इनलेट से मेरा ये फ्लूइड एंट्री कर रहा है, यहाँ से इनलेट से मेरा फ्लूइड एंट्री कर रहा है, तो ये यहाँ का फ्लूइड क्या करेगा, इस वेन को यहाँ पे लाएगा, यहाँ का फ्लूइड क्या करेगा, ये वेन को यहाँ पे लाएगा, ठीक है। जब ये वेन इस पोजीशन में आएगा तो ऑब्वियसली क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग एक स्प्रिंग यूज करते हैं। स्प्रिंग मतलब वैट स्प्रिंग हो सकता है, कॉइल स्प्रिंग हो सकता है, ठीक है। तो ये दो स्प्रिंग हम लोग यूज करते हैं, ये दो स्प्रिंग जब हम लोग इस तरह दो टाइप का कोई भी स्प्रिंग हम लोग यूज करते हैं, तो जो भी स्प्रिंग यूज करेंगे, ये जब ये मेरा वेन इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन में आएगा और पॉजिटिव सीलिंग का मुझे तब जरूरत पड़ेगा। पॉजिटिव सीलिंग मतलब अगर मैं ये मेरा कैमरिंग का एक छोटा सा पार्ट मैं दिखा रहा हूं, ये मेरा अगर कैमरिंग का छोटा वाला पार्ट है तो वेन मेरा इसके साथ एक टाइटली पॉजिटिव सील करेगा, जिसकी वजह से मेरा फ्लूइड क्या होगा, यहां से एंट्री नहीं कर पाएगा, यहां से लीक नहीं कर पाएगा। ये लीकेज के लिए हम लोग वेन को उस तरीके से डायमेंशन में डिजाइन करते हैं ताकि वो वेन मेरा कैमरिंग के साथ पॉजिटिव सीलिंग कर बैठे।
जब पॉजिटिव सीलिंग कर रहा है तो यहाँ पे लीकेज होने का कोई चांसेस ही नहीं है, और जब लीकेज मेरा नहीं हो रहा है तो ये फ्लूइड क्या कर रहा है, वेन के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, क्योंकि लीकेज नहीं होगा तो प्रेशर मेरा एक्यूमुलेटेड प्रेशर होगा, प्रेशर मेरा एक्यूरेट प्रेशर होगा। जब वो एक्यूरेट प्रेशर देके ये वेन के ऊपर फोर्स क्रिएट कर रहा है तो वो वेन इस पोजीशन से लेकर वो इस पोजीशन में जाने की कोशिश करेगा। जब इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन में जाएगा तो वेन को ये पॉजिटिव टाइट सील को मेंटेन करने के लिए इस वेन का ये वाला पोर्शन को बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग क्या करता है, ऑटोमेटिकली ये जो स्प्रिंग है, ध्यान से देखना, ये जो मेरा स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग ऑटोमेटिकली एक्सपैंड होता है, और ये वेन का जो टॉप पोर्शन है, ये जो मेरा वेन का टॉप पोर्शन है, ये टॉप पोर्शन मेरा कैमरिंग के साथ टाइटली सील्ड होकर रहता है, और ये फ्लूइड इसके ऊपर फोर्स क्रिएट करता है, प्रेशर क्रिएट करता है। यहां से जो इनलेट हो रहा है ये फ्लूइड यहाँ पे फोर्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ये वेन रोटेट करना शुरू करता है। अब ये वेन जब इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन में आएगा, थोड़ा सा ध्यान दे रहे सब लोग, ये वेन जब इस पोजीशन से इस पोजीशन में आएगा तब क्या होगा, तब ये वेन को छोटा क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए, क्योंकि यहां से लेकर यहां का डिस्टेंस बहुत ही छोटा है, तो उसके लिए वेन स्प्रिंग को क्या होना पड़ेगा, स्प्रिंग को होना पड़ेगा कंप्रेस। जब स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा तो ये टाइट स्किल मेंटेन रहेगा, वेन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और मेरा ये वेन रोटेट करना शुरू करेगा, और जब आउटलेट पे जब ये वेन रोटेट करेगा इस तरीके से, तो टॉर्क के ऊपर एक आई मीन शाफ्ट के ऊपर एक टॉर्क जनरेट करेगा, आउटपुट टॉर्क जनरेट करेगा, टाइमिंग मोमेंट जनरेट करेगा, जिसकी वजह से टॉर्क शाफ्ट मेरा रोटेट होना शुरू होगा। ये बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द वेन मोटर है। अब मैं आ रहा हूं कंस्ट्रक्शन पार्ट में। कंस्ट्रक्शन में क्या है, देखो वेन मोटर का कंस्ट्रक्शन अगर देखेंगे तो मेरा मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है मेरा वेन, वो है मेरा क्या, वेन। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज है, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है रोटर, रोटर। थर्ड वन क्या है, थर्ड वन है कैमरिंग, थर्ड वन है कैमरिंग, राइट। सैंडविच बिटवीन टू पोर्ट प्लेट्स, सैंडविच between two port plates। ओके, तो ये तीन पार्ट है मेरा कंस्ट्रक्शन पार्ट में, जहां पे वेन्स मतलब तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये मेरा वेन्स है 1 2 3 4, ये चार वो मेरा वेन्स है। रोटर, रोटर मतलब ये जो पार्ट है, ये पार्ट को हम लोग रोटर पार्ट बोलते हैं। कैमरिंग, सैंडविच बिटवीन टू पोर्ट प्लेट्स, कैमरिंग मतलब ये जो मैंने पहले दिखाया था, ये मेरा कैमरिंग है, ये जो मेरा है कैमरिंग है। ये कैमरिंग सैंडविच बिटवीन टू पोर्ट प्लेट्स मतलब दोनों आउटलेट और दोनों इनलेट पोर्ट इसके बीच में रहता है, और दोनों कैमरिंग, राइट। मान के चलते हैं, एक एग्जांपल दिखाते हैं, ठीक है। ये मान लो मेरा एक कैमरिंग है, अगर यहां से देखेंगे तो इधर में भी एक सर्कुलर पोर्शन है, इधर में भी एक सर्कुलर पोर्शन है, तो ये दो कैमरिंग के बीच इनलेट पोर्ट और आउटलेट पोर्ट सैंडविच बीच में रहता है, इनलेट पोर्ट और आउटलेट पोर्ट। ये दोनों कैमरिंग है, ये दोनों कैमरिंग दोनों बहुत अच्छे से सीलिंग के द्वारा, गैस्केट के द्वारा, वॉशर के द्वारा बहुत अच्छे से टाइटली पोर्ट किया गया है, और यहाँ पे एक इनलेट पोर्ट है और यहाँ पे एक आउटलेट पोर्ट है, जो ये दोनों एरिया का दोनों कैमरिंग के बीचों बीच है, ठीक है। तो ये बेसिकली कैमरिंग सैंडविच बिटवीन टू पोर्ट प्लेट्स है। अब कि ये इस तरीके का कार्ट्रिज असेंबली हम लोग क्यों यूज करते हैं, ये जो पार्ट है, जो कैमरिंग सैंडविच बिटवीन टू पोर्ट प्लेट, ये जो मेरा पार्ट है, ये पेयर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्ट्रिज असेंबली बोलते हैं। कार्ट्रिज असेंबली का हम लोग का क्या जरूरत है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस कार्ट्रिज असेंबली? एडवांटेज ऑफ द कार्ट्रिज असेंबली इज फर्स्ट, इस तरीके का कंस्ट्रक्शन का एडवांटेज क्या है, या वेन मोटर का एडवांटेज क्या है, वो भी तुम लोग बोल सकते हो। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वेन मोटर? फर्स्ट, इस तरह कार्ट्रिज असेंबली का एडवांटेज ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल इजी मोटर सर्विसिंग, इजी मोटर सर्विसिंग, ओके, इजी मोटर सर्विसिंग। क्योंकि मान लो वेन कंटिन्यूअसली जब मेरा रोटेट करता है और डेली बाय डेली मेरा काम हो रहा है इस हाइड्रोलिक मोटर में, तो फ्लूइड कंटिन्यूअसली इनलेट पोर्ट से एंट्री करता है और वेन्स के ऊपर प्रेशर देता है। वेन्स अपना एरिया को मेंटेन कर, जिस जगह में जितना एरिया चाहिए, जिस जगह में जितना एरिया मुझे वेन्स के अंदर चाहिए, वो एरिया को मेंटेन करके वो कंटिन्यूअस रोटेट कर रहा है, वो भी टाइट सील मेंटेन करके कैमरिंग के साथ। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस टाइट सील मेंटेन अगर करता है तो उसमें क्या होता है, बेसिकली एक नेचुरल वेयर होता है। क्योंकि कंटिन्यूअस अगर एक ही चीज के ऊपर कितना भी टाइट सील रखे, लेकिन कंटिन्यूअस अगर उस कंडीशन में रोटेट करते करते वहां पे एक वेयर क्रिएट होता है फ्रिक्शन के वजह से,
हीट जनरेशन की वजह से एक वेयर क्रिएट होता है, इसीलिए उस पोर्शन को हम लोग क्या करना पड़ता है, हम लोग अगर कभी भी अगर इस तरीके से वेयर हो जाता है तो अगर वही वेयर पार्ट को लेके अगर हम लोग काम करना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि ये वेयर इस टाइट सील, जहां पे मुझे टाइट सीलिंग चाहिए, देखो जहां मैं गोल कर रहा हूं ध्यान से देखना, ये जहां मुझे टाइट सील चाहिए वेन्स के साथ, जिस जिस पोर्शन में मेरा जब मेरा जिस जिस पोर्शन में कैमरिंग कनेक्ट होता है वो जगह पे मुझे टाइट सील का जरूरत पड़ता है। लेकिन अगर नेचुरल वेयर हो जाएगा तो टाइट सील मेरा नहीं बनेगा, और जब टाइट सील नहीं बनेगा, ध्यान देना, जब टाइट सील नहीं बनेगा तब क्या होगा, फ्लूइड यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा लेकिन यहाँ से लीक हो जाएगा, जिसकी वजह से वेन को रोटेट नहीं कर पाएगा, या तो वेन अगर रोटेट भी होगा तो जब टाइट सील था जितना स्पीड से वो रोटेट कर रहा था, अब क्या होगा, लीकेज होने जाने की वजह से फ्लूइड लीक कर जाएगा, जिसकी वजह से वो कम स्पीड में रोटेट करेगा, या तो मैक्सिमम प्रेशर के बावजूद भी अगर मान लो फ्लूइड का प्रेशर मैक्सिमम प्रेशर से आगे चल गया, मतलब एक्सीड हो गया, तब भी ये वेन को रोटेट नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे लीकेज हो रहा है। तो इसीलिए वो लीकेज को बंद करने के लिए हम लोग को इस तरह के कार्ट्रिज असेंबली का जरूरत पड़ता है, जिसका मेन एडवांटेज है इजी मोटर सर्विसिंग, राइट, इजी मोटर सर्विसिंग। सेकंड पॉइंट क्या है, when the same motor is required, to develop more torque, at the same system pressure, a cartridge assembly with same outside diameter but larger exposed vane area can be quickly substituted for the original। a cartridge assembly मतलब क्या है कि ये जो कार्ट्रिज असेंबली है, ये कार्ट्रिज असेंबली को ये वेन्स का एरिया को थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन सेम डायमीटर का रहेगा, बट वेन्स ये जो इसेंट्रिक जो रोटर का जो इसेंट्रिसिटी, वो इसेंट्रिसिटी को अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो वेन्स एरिया भी डिफरेंट हो जाएगा। तो ये कार्ट्रिज असेंबली अगर हम लोग चेंज कर देंगे, कार्ट्रिज assembly with same outside dia but larger exposed vane area, can be quickly substituted, ओके। मतलब जब मुझे ज्यादा टॉर्क का जरूरत पड़ता है, राइट, when the same motor required to develop more torque at the same system pressure होगा, मतलब फ्लूइड वॉल्यूम सेम होगा, सेम सिस्टम प्रेशर होगा, बट मुझे टॉर्क जरूरत ज्यादा चाहिए, मतलब ज्यादा, मान लो इस रोटरी एक्चुएटर का शाफ्ट के साथ इस शाफ्ट के पीछे एक वेरी हेवी लोडेड, मान लो पहले 500 केजी का एक लोड ये रोटरी शाफ्ट क्या कर रहा था, एक 500 केजी का लोड को एक जगह से दूसरा जगह में लिफ्ट कर दे रहा था, ठीक है, एग्जांपल लो। लेकिन अभी क्या हो रहा है, वो 500 केजी का बदले में वहां पे 1000 केजी आ गया, 1000 केजी आ गए, मतलब तो मुझे क्या चाहिए, स्पीड बढ़ाना होगा या टॉर्क बढ़ाना होगा। मैंने पहले ही बताया था कि लोड के साथ मेरा टॉर्क का रिलेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर लोड बढ़ता है तो एटलीस्ट फोर्स ज्यादा होता है और टॉर्क फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टाउ इज इक्वल टू F into D, राइट, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ओके। तो मेरा अगर लोड बढ़ जाएगा 1000 केजी हो जाएगा, तो सेम सिस्टम प्रेशर में मुझे शाफ्ट में ज्यादा अमाउंट ऑफ टॉर्क चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कार्ट्रिज असेंबली को हम लोग बदल के क्या करेंगे, ये जो वेन एरिया है ना, जो अभी ये वाला पोर्शन मेंटेन कर रहे हैं, देखो यहाँ पे सबसे अगर लंबा वेन एरिया क्या है,
ये वाला है लंबा वेन एरिया, इसको हम लोग और भी लंबा कर देंगे, क्योंकि जितना मेरा लंबा होगा उतना मेरा इस दोनों वेन्स के अंदर मेरा जो फ्लूइड, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लूइड यहाँ पे स्टोर होगा, वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड स्टोर होगा, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रेशर होगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रेशर होगा मतलब ये ज्यादा अमाउंट ऑफ वेन्स को प्रेशर क्रिएट करेगा, तो वेन्स ज्यादा अमाउंट रोटेट करना शुरू करेगा, तो मेरा इस शाफ्ट के अंदर ज्यादा अमाउंट ऑफ टॉर्क जनरेट होगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ टॉर्क जनरेट होगा, तो मेरा वो 1000 केजी जो लोड है जो इस रोटरी एक्चुएटर के बैक साइड में जो अटैच्ड हुआ है वो मेरा अच्छी तरीके से मैं उसको लिफ्ट कर सकता हूं या तो एक जगह से दूसरी जगह में मैं मूव कर सकता हूं। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ द वेन मोटर और कार्टिज असेंबली, राइट। और सबसे बड़ा बात है याद ध्यान रखना है कि ये वेन मोटर कभी वेन पंप के जैसा काम नहीं करता है, ध्यान देना, ये वेन मोटर वेन पंप जैसा काम नहीं करता है, क्योंकि वेन पंप में क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से मेरा जब मोटर का शाफ्ट, वेन पंप में क्या होता है कि वो वेन पंप का जो शाफ्ट है वो मोटर के साथ कनेक्टेड रहता है, राइट। ये जो मैंने दिखाया था ना, ये मान लो वेन पंप है, तो इसका जो शाफ्ट है ये इलेक्ट्रिक मोटर के साथ कनेक्ट रहता है, तो अगर ये मोटर रोटेट करना शुरू करता है, ये मोटर जब रोटेट करेगा तो ये शाफ्ट रोटेट करेगा, तो ये वेन पंप रोटेट करता है, जब वेन पंप रोटेट करता है तो ये इसेंट्रिक होने के वजह से ऐसा ही डायग्राम दिखने में, आई मीन ऐसा ही डायग्राम होता है वेन पंप का, बट ये जो यहाँ पे रोटेट करना शुरू करता है वे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वो फ्लूइड को पुश करता है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होता है, यहाँ पे बेसिकली फ्लूइड एंट्री करता है, वेन्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, वेन्स अपना पॉजिटिव सीलिंग को मेंटेन करते हुए स्प्रिंग फोर्स के द्वारा अपना एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, और वो वेन्स को रोटेट करने में मदद करता है फ्लूइड, इसके वजह से ये शाफ्ट में टॉर्क जनरेट होता है, और इसका बैकएंड में जो भी एप्लीकेशन यूज होता है रोटरी एक्चुएटर के साथ वो मेरा बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो ये चीज ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कोई यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कोई ये नहीं है, मतलब कोई एप्लीकेशन नहीं है, बट पंप में मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एप्लीकेशन है, राइट। दो तरीके से ये वेन काम करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्रिंग लोडिंग द वेन्स सो दैट दे आर एक्सटेंडेड कंटीन्यूअसली, स्प्रिंग लोडिंग द वेन्स मतलब ये दोनों टाइप का वेन है, जिसमें एक में मेरा वेयर वेन कॉइल वेन लगा हुआ है, ये मेरा कॉइल वेन है जो इस तरीके का देखने में होता है, ये मेरा कॉइल वेन होता है, और एक होता है मेरा वेयर वेन जो इस तरीके का देखने में होता है वेयर वेन। वेयर वेन में क्या होता है कि वेयर वेन को अगर इस तरीके से खींचोगे तो वो बढ़ जाएगा, और अगर पुश करोगे तो वो घट जाएगा, ठीक है। अगर खींचोगे, सॉरी मैं गलत बोला, अगर खींचोगे तो वो घट जाएगा, ये वाला पोर्शन घटेगा, और अगर पुश करोगे तो वो बढ़ जाएगा। तो ये इस तरीके का स्प्रिंग भी हम लोग यूज करते हैं, कॉइल स्प्रिंग भी यूज करते हैं, और एक कभी-कभी हम लोग नॉन बाईपास चेक वाल्व भी यूज करते हैं। हम लोग उस टाइम क्या करते हैं कि इसका अंडर साइड में फ्लूइड को प्रवेश करने देते हैं, मतलब एकदम नीचे वाला साइड में फ्लूइड को प्रवेश करने देते हैं। इस एरिया में पहले फ्लूइड प्रवेश करता है और प्रेशर क्रिएट करता जाता है, प्रेशर क्रिएट करना जाता है। जब अब अगर प्रेशर क्रिएट करना जाता है, अब जब जरूरत पड़ेगा तो वो फ्लूइड यहाँ से एंट्री करके इधर तक जा सकता है, लेकिन वो फ्लूइड यहाँ से एंट्री करके नीचे की तरफ नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे बाईपास चेक वाल्व लगा हुआ है, इसलिए फ्लूइड पहले यहाँ पे इस अंडर साइड में एंट्री होता है सेंटर में, उसके बाद वो बाईपास चेक वाल्व के थ्रू, मान लो अगर घुमा नहीं पाया तो वो बाईपास चेक वाल्व के थ्रू ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर में जाके फोर्स क्रिएट करेगा तो ये रोटेट करेगा। लेकिन वो फ्लूइड ऑपोजिट साइड में, यहाँ पे बाईपास चेक वाल्व लगा हुआ है, तो ऑपोजिट साइड से इस डायरेक्शन में वो आ नहीं पाएगा, सिर्फ पहले यहाँ पे आएगा, उसके बाद वो ऊपर की तरफ जाएगा और फ्लूइड में फोर्स क्रिएट कर वेन्स में फोर्स क्रिएट करेगा। So these are the working principle, construction, these are the characteristics, construction, advantage and working principle I have explained. These are the construction diagram, these are the Vanes diagram. ध्यान देना वेन मोटर में क्या-क्या ध्यान देना है, दो characteristics point, construction point, advantage point, working principle जो मैंने अभी verbally explain किया, construction diagram and Vanes diagram, ये सारा चीज हम लोग को ध्यान में रखना होगा। सेमेस्टर क्वेश्चन में क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को ये सारा चीज ड्रॉ करके और वर्किंग प्रिंसिपल अपना लैंग्वेज में मुझे समझाना पड़ा। अगर तुम लोग को समझ में आ गया तो सेमेस्टर एग्जामिनेशन में उसका आंसर लिखना होगा, ठीक है। सो नाउ आई एम कंक्लूडिंग माय क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो लेक्चर प्लीज आस्क इन माय जूम क्लास ऑन 18th जून, और तुम लोग को कुछ भी अगर डाउट होता है तो उसको क्लैरिफाई कर लेना। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय क्लास। हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।